हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर की 7th वीडियो को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है एक और इनडायरेक्ट मेथड को स्टडी करेंगे, दैट इज टू डिटरमाइन साइज ऑफ ओलिक एसिड। ओके, सो पहली बात तो क्या हम लोग आज करने वाले हैं, मुझे एक बार क्विक इंट्रोडक्शन देने दीजिए पहले। तो क्या होता है कि भाई जैसे जो अब हम अभी तक हमने जितने भी इनडायरेक्ट मेथड्स देखे हैं वो मेथड्स हमारे लिए यूजफुल तो हैं, बट वो सारे के सारे लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूजफुल है। बट अगर मुझे छोटे साइज को मेजर करना हो, फॉर एग्जांपल एक किसी मॉलिक्यूल का साइज मुझे मेजर करना है, उसके लिए क्या किया जाए? फर्स्ट, डायरेक्ट टेक्निक्स तो हमारे पास है, डायरेक्ट मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मेथड्स के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे जो हम लोग जो है अपना उनके ऊपर लाइट फॉल करा के उनको देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके जो है दिस इज 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो जो इस रेंज के बीच में जो है हमारे पास अगर कोई साइज होगा पार्टिकल का, तो वो हम लोग बहुत आराम से देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो है वो अच्छा, पहली बात तो 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, हमने पिछली क्लासेस में देख लिया है। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो है वो हम लोग साइज जो है लाइट से डिटरमाइन कर सकते हैं। और छोटे साइजेस को अगर मुझे मेजर करना है तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग जो है उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जो कि हमें 1 एंगस्ट्रॉम से कुछ थोड़े कम वैल्यूज तक की जो है हमें देखने की विजिबिलिटी दे देते हैं। ओके, अगर उससे भी छोटे मुझे मेजर करने हैं तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है हमारे पास में। ओके, STM जिसको बोलते हैं, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये सारे डिवाइस हैं, बट ये जितने भी डिवाइस हैं हमारे, पहली बात तो इनमें लिमिटेशन है कि जितनी इनकी वेव लेंथ होगी है उससे छोटी ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इज कि जितने भी डिवाइसेज हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू बाय। ओके, अगर मुझे जो है इनकी मदद के बिना कुछ साइज, छोटे साइजेस को मुझे चेक करना है, तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। ये ओलिक एसिड में ही क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो है ओलिक एसिड में इसको हमने डिटरमाइन कर रखा है। इसके अलावा वो सारे काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स का साइज से पता लगाया जा सकता है जो कि वाटर इनसोल्यूबल है, जो कि पानी में नहीं घुलते। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का साइज जो है इस टेक्निक से निकाल सकते हैं हम लोग। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड साइज ऑफ ओलिक एसिड टेक्निक। ओलिक एसिड एक मॉलिक्यूल है हमारा, COOH ग्रुप होता है इसके अंदर, ओइक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो जो है ये हमारा ओलिक एसिड है। अब जो ओलिक एसिड है उसके बारे में पहले आपको मैं बता दूं, तो ओलिक एसिड जो है वाटर इनसोल्यूबल होता है, पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, लेकिन वो अल्कोहल में बहुत आराम से इजिली सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, दैट इज वाई इस टेक्निक के अंदर जो है जब मुझे ओलिक एसिड का साइज पता करना है, कि भाई आप देखो, आप इमेजिन करो, इतनी बढ़िया टेक्निक है, आप इससे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का साइज पता लगा सकते हैं। तो देखेंगे कैसे। तो पहली बात तो दिस इज एन इनडायरेक्ट वे टू फाइंड स्मॉल डिस्टेंसेस। इनडायरेक्ट वे है, डायरेक्टली फाइंड नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, अब इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड लिया जाता है। ठीक है, ओलिक एसिड क्या चीज है? ओलिक एसिड जो है एक प्रकार का ऑयल है, एडिबल भी है। कुछ लोग इसको जो है जो डाइट फॉलो करते हैं, जो लोग वो इसको यूज करते हैं। ओके, सो ओलिक एसिड का आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमने ये ओलिक एसिड ले लिया। अब हमने क्या करा, इसको अल्कोहल में हमने इसको मिक्स करा टू मेक अ 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। अल्कोहल के 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बना दिया इसको मिक्स करके। मतलब 1 सेंटीमीटर ओलिक एसिड है तो 19 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली हमने अल्कोहल लिया, ताकि टोटल सोल्यूशन जो है 20 सेंटीमीटर क्यूब का बन जाए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 मिलीलीटर। ओके, सो ये हमने इसको क्रिएट कर दिया। अब सीधी सी बात है, इस पूरे सोल्यूशन में एक हिस्सा जो है ओलिक एसिड का है, बाकी ज्यादातर पार्ट जो है अल्कोहल का, तो काफी डाइल्यूटेड सोल्यूशन। ओके, लेकिन अब भी हमारे लिए जो है ये इतना डाइल्यूटेड नहीं है, क्योंकि मुझे पूरे सिर्फ सिंगल एटम का साइज पता करना है, तो मुझे इसको और डाइल्यूट करना पड़ेगा। और डाइल्यूट करने का मतलब कैसे करें और डाइल्यूट, कि हमारे पास जो ये सोल्यूशन बन चुका है 1/20 का सोल्यूशन बना है अभी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उससे 1 सेंटीमीटर की हमने बाहर निकाला और उसको क्या करा, एक और अल्कोहल के अंदर डाल दिया टू मेक 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। मतलब क्या हुआ इस बात का कि भाई जो है अब फिर से हमने इसके अंदर से 1 ml सोल्यूशन निकाला। ओके, अब 1 ml का मतलब क्या है, 1 ml के अंदर केवल 1 पार्ट जो है वो ओलिक एसिड का है, बाकी 19 पार्ट्स जो है उसके अंदर वो सारे के सारे अल्कोहल के हैं। इसमें हमने प्योर अल्कोहल की 19 ड्रॉप्स और मिला दी, 19 ml और मिला दिया इसको। ठीक है, अब इससे क्या होगा जो है, अब अल्कोहल की मात्रा देखो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इतने सारे अल्कोहल के अंदर जो है केवल वो 1 ml का भी जो है 1/20th पार्ट ही केवल जो है हमारा ओलिक एसिड प्रेजेंट है। तो ओवरऑल जो कंसंट्रेशन होगी ओलिक एसिड की वो हो गई 1/20, तो उसकी पहले थी, और
उसको भी आपने 20 में डाल दिया, तो देयरफॉर 1/20 × 20 ये उसकी जो है ओवरऑल कंसंट्रेशन क्रिएट हो गई। ओके, सो अब जो है इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, सो इसको हम एक बार रब कर दें, हमने ठीक करना है, अभी इसको कंप्लीट नहीं करते। देखो यस, सो ये हमारे पास में है। अब हमने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है। जैसे हमने ये ग्लास ले लिया मान लो, ठीक है, ये एक पूरा इस तरह से कोई बड़े साइज का बीकर हमने ले लिया, ठीक है। इस बीकर के अंदर जो है ना पानी भरा हुआ है, प्योर वाटर है। इस वाटर के ऊपर हमने एक पाउडर को छिड़का, दैट इज कॉल्ड लाइकोपोडियम पाउडर। ओके, अभी लाइकोपोडियम पाउडर क्या होता है? लाइकोपोडियम जो है एक सीड का एक प्रकार है जिसको पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। होम्योपैथी में इसका यूज होता है, और जो है जितने जो ये अपना सर्कस वाले होते हैं वो इस पाउडर को यूज करते हैं फायर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये लाइकोपोडियम पाउडर है। इसकी खासियत क्या है लाइकोपोडियम पाउडर की, कि ये भी वाटर, ये भी हाइड्रोफोबिक होता है, ये भी पानी में नहीं घुलता, ठीक है। बड़ा ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट है, लैब के अंदर जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो लाइकोपोडियम पाउडर को हमने पानी दिया, उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया। अब क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है तो वो क्या करेगा, इस वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेगा अपनी, ठीक है। तो ये वाटर के ऊपर इस तरह से पानी के ऊपर एक लाइकोपोडियम की एक लेयर बन जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हैं, आपके पास पहले एक बीकर है, बीकर के ऊपर पानी रखा हुआ है, पानी के ऊपर एक लाइकोपोडियम येलो कलर का आपको डस्ट जैसा दिखेगा, उसके ऊपर पानी के ऊपर ऐसा लगेगा डस्ट तैर रही है। ओके, तो ये आपने उसको स्प्रिंकल कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इस जो ये बनाया है वाटर और लाइकोपोडियम, वाटर के ऊपर लाइकोपोडियम जो गिरा हुआ है, उसके ऊपर क्या करेंगे, इस तरह से जो है एक पिपेट रखेंगे, ठीक है, या फिर जो है ब्यूरेट पिपेट जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। उससे आप क्या कर रहे हैं, ड्रॉप्स ऑफ जो सोल्यूशन आपने बनाया है इधर, ठीक है, इस सोल्यूशन की ड्रॉप्स जो है आप उसके ऊपर गिरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपने जो है ये जो डिवाइस होते हैं, जो ये ब्यूरेट्स और पिपेट्स, इनसे निकलने वाले ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होता है वो कैलकुलेटेड होता है। तो हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है। ऐसी मान लो हमने n ड्रॉप्स इसके ऊपर गिराए, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, n ड्रॉप्स ईच ऑफ वॉल्यूम v आर पुट ऑन वाटर सरफेस। जो ये हमने सोल्यूशन बनाया था पहले ओलिक एसिड और अल्कोहल का, इसकी n ड्रॉप्स जो है हमने इसके ऊपर गिरानी स्टार्ट कर दी। अब ओलिक एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, ओलिक एसिड वाटर में नहीं घुलता, इसी तरह से लाइकोपोडियम भी उसमें नहीं घुलता। तो क्या होगा, जैसे ये ड्रॉप्स इसके ऊपर पड़ेंगी, लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर जैसे ये जो है आपकी ये जो ड्रॉप्स पड़ेंगी, लाइकोपोडियम पाउडर जो है ना साइड हो जाएगा पहली बात तो, और इसके ऊपर आपको जो है ना ऐसा लगेगा वाटर के ऊपर जो है एक बीच में सर्कल दिखेंगे, ट्रांसपेरेंट सर्कल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब जो है ये जो लाइकोपोडियम पाउडर जो पहले डस्टी सा था, उसके बीच में आपको ट्रांसपेरेंट ऐसे सर्कल से दिखेंगे उसके अंदर। तो वो किस चीज के हैं, वो ओलिक एसिड प्लस अल्कोहल सोल्यूशन के। अब अल्कोहल की क्या खासियत होती है, अल्कोहल जो है जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, अल्कोहल जो है या तो इवेपोरेट हो जाता है, नहीं तो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, अल्कोहल अब उड़ना स्टार्ट कर देगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगा, एंड या फिर जो है वो नीचे की तरफ जो है जाके सोल्यूबल हो जाएगा वाटर। लेकिन ओलिक एसिड ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ना वो इवेपोरेट हो रहा है ना ही वो जो है वाटर में मिल रहा है। तो होगा क्या, अब आपके पास जो ट्रांसपेरेंट लेयर बनी थी लाइकोपोडियम के बीचों बीच, ठीक है, वो जो लेयर है वो धीरे धीरे सिकुड़नी स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू इवेपोरेशन, और बिल्कुल पतली सी एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। इतनी पतली कि आपको उसकी थिकनेस जो है दिख भी नहीं रही है, ठीक है, बट आपको ये पता है कि वहां पर कुछ है, क्योंकि तभी तो लाइकोपोडियम उससे जो है अंदर नहीं जा पा रहा उसके, ठीक है। तो होगा क्या कि अब जो है वहां पे जो है पतली सी लेयर, अब आपको क्या करना है, आपको वो जो सर्कल जो बना है उसके सरफेस के ऊपर, जैसे मान लो अब मैं इसके सरफेस का आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये आप उसका सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर जो है आपको पूरा ऐसे लाइकोपोडियम गिरा हुआ दिख रहा है, उसके बीच में आपको इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में जो है एक ऐसे ट्रांसपेरेंट सा ऐसा दिखेगा, जैसे पानी के अंदर आप देख सकते हैं इसके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है। तो आपने इस सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लिया, और आपको नहीं पता अभी इसकी थिकनेस कितनी है, टी आपको नहीं पता, मान लो कि यहाँ पे बीचों बीच इस तरह से वो सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो आपको इसकी थिकनेस नहीं पता कितनी है, आपने बोल दिया कि लेट अस अज्यूम कि इसकी थिकनेस है टी, और इसका जो एरिया है वो आप अपना एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट कर लेंगे, ए वैल्यू आ रही है उसकी, ठीक है। तो वॉल्यूम कितनी हो जानी चाहिए उसकी, एरिया इंटू थिकनेस, तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड लेयर, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड लेयर कितनी होनी चाहिए, एरिया इनटू थिकनेस 80, राइट। एक तो ये टेक्निक हो गई वॉल्यूम निकालने की।
दूसरी टेक्निक क्या है, आपने n ड्रॉप्स डाली थी V वॉल्यूम की, जिसमें एल्कोहल भी था और वो आपके पास में था जो है ओलिक एसिड भी था। अब एल्कोहल पार्ट इसका उड़ गया तो केवल ओलिक एसिड पार्ट बच गया, मतलब पूरे NV का इतना ही पार्ट बच गया आपके पास में, बाकी सारा का सारा पार्ट इवेपोरेट हो गया। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड लेयर मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू NV डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20, राइट। तो 2 4 4000, राइट। तो अब आपके पास में जो है इसकी थिकनेस आपको निकालनी है, आप दोनों इनको इक्वेट कर देंगे। तो अगर दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो आपके पास में NV डिवाइडेड बाय 2 2 4 एंड यह आ गया आपके पास में 400, ओके। तो 3 4 400, यस, इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। थिकनेस किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, T मस्ट बी इक्वल टू NV डिवाइडेड बाय 400A। तो ये आ गया आपके पास में थिकनेस का फॉर्मूला। अब ये थिकनेस जो है सिंगल एटम थिकनेस होगी, क्योंकि हमने इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम रखी है, तो मैंने यही चीज यहाँ लिखे हुए। अ थिन लेयर ऑफ ओलिक एसिड इज लेफ्ट ऑन वाटर सरफेस विदाउट मिक्सिंग विच इज 1 मॉलिक्यूल थिक। हम इमेजिन कर रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल थिक है, और होता भी ऐसा ही है जो हमें अब तक आइडिया है, दैट इज 1 मॉलिक्यूल थिक है। इफ वी फाइंड एरिया ऑफ दिस लेयर, हमने जो है सर्कल का एरिया निकाला उसके ऊपर से, और जो है वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कितनी हो जाएगी, एरिया इंटू थिकनेस हो जाएगी। दूसरे फॉर्मूला से वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड होगी NV डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20, दैट इज 400। तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो T आ गया NV बाय 400A। तो बेटा दिस टेक्निक इज द साइज ऑफ ओलिक एसिड टेक्निक। इसको सिर्फ ओलिक एसिड के लिए नहीं, इसको जो है कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो वाटर इनसोल्यूबल हो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है, एंड अल्कोहल सोल्यूबल हो उसके लिए, ठीक है। तो दिस टेक्निक इज एन इनडायरेक्ट मेथड, राइट। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। इसके अलावा रेंज ऑफ लेंथ जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो चाहे आपका मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों ही मेथड से आप जो है एक बहुत ही छोटे लेवल के डिस्टेंसेस से लेके बहुत ही बड़े लेवल के डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ लेंथ कहां से कहां तक जाती है। हम लोग जो है न्यूक्लियर रेंज जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -14, अब तो उससे भी ज्यादा छोटी रेंज जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 10 की पावर -14 मीटर से लेके जो पूरे यूनिवर्स का साइज है 10 टू द पावर 26 मीटर तक की हमारी रेंज है लेंथ की, जो हम मेजर करते हैं फिजिक्स के अंदर, ओके। बहुत ही छोटे लेवल 10 टू द पावर -14 न्यूक्लियस का साइज है, ठीक है, न्यूक्लियस का साइज, और 10 टू द पावर 26 पूरे यूनिवर्स का साइज है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हमारा स्कोप ऑफ लेंथ कितना ज्यादा है मेजरमेंट का, ओके। तो इसके लिए हमने कई सारी यूनिट्स बनाई हैं। तो जैसे कि एक होती है फर्मी, जो जिसको 1 फेम्टोमीटर भी बोलते हैं कुछ लोग आजकल जो है, तो 1 फर्मी या फिर 1 फेम्टोमीटर 10 की पावर -15 मीटर है। इसके अलावा 1 एंगस्ट्रॉम है। अब ये वो यूनिट्स हैं जो प्रीफिक्सेस के अलावा वाली हैं, ठीक है। प्रीफिक्सेस वाली यूनिट्स भी आपको बताई गई हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, ओके। तो ये सारी यूनिट्स तो है ही, उसके अलावा ये यूनिट्स हैं, ठीक है। 1 फर्मी इज 10 की पावर -15 मीटर। इसके अलावा 1 एंगस्ट्रॉम बताई थी 10 की पावर -10 मीटर होती है। तीसरी यूनिट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। के सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, ये आपकी अर्थ है और ये आपका सन है, इनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ओके। इसके बाद है 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर की बात कर रखी है यहाँ पे, तो एक लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब डिस्टेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम के बराबर हो जाएगा, उसी से कैलकुलेशन कर रखी है हमने। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है अप्रोक्सीमेटली, और टाइम एक साल में कितना टाइम होगा, 365 डेज 24 आवर्स 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो इतने मीटर जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। फिर इस सबसे बड़ी जो यूनिट है हमारे पास में लेंथ मेजरमेंट की, उसको बोलते हैं 1 पार्सेक। एक पार्सेक कितना होता है, डिस्टेंस एट विच a basis of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second। मतलब ये हमारे पास में बेसिस है, ठीक है, पैरेलैक्स मेथड के ऊपर बेस्ड है ये वाली यूनिट हमारी, कि हमारे पास में अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो हमने क्या करा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का अगर बेसिस है हमारा,
और वो 1 सेकंड का अगर एंगल बना रहा है मेरा, तो उस सिचुएशन में जो डिस्टेंस d निकलेगा वो होगा 1 पार्सेक के इक्वल। ठीक है, तो इसको सोल्व करें, कैसे सोल्व करते हैं इसको हम लोग डिराइव कर देखते हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल कैसे आई हुई है। तो हमें ये पता है कि भाई जो है दिस d थीटा मस्ट बी इक्वल टू b बाय डी, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस b बाय डी। तो d किसके इक्वल आ जाएगा आपका, b बाय थीटा के इक्वल आ जाएगा। b की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि कितना हो गया आपका, ये देखो ये लिखा हो 1.496 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइड बाय थीटा। थीटा क्या यूज करें, 1 सेकेंड सीधा सीधा पुट करते हैं या पहले इसको जो है रेडियन में कन्वर्ट करें। तो ऑफ कोर्स इसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 4.85। तो आप बताओ इसको 1 सेकंड ऐसे लिख दूं मैं या फिर जो है मुझे इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स पहले इसको क्या करेंगे, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4.85 इंटू 10 की पावर -6 पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में यही आंसर आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो इसको हमने पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक, उसके बाद लिखना है यहाँ पे। तो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, तो इससे हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। तो बेटा ये था आपका इनडायरेक्ट मेथड और उससे रिलेटेड रेंजेस ऑफ लेंथ। तो ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो कोई आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, तो वो 1 पार्सेक है। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, स्मॉलेस्ट यूनिट इससे छोटी होती है तो वो, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो हम अभी तक यूज करते हैं तो वो यही है 1 फर्मी। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है आपका आज का टॉपिक था हमारा। कल जो है हम लोग मास और टाइम से रिलेटेड भी बात करेंगे, जो है उनको जो है इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। देखो मास और टाइम को हम लोग स्टडी तो करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं वो आपकी आने वाले चैप्टर्स में धीरे धीरे आप लोग समझेंगे। तो हम अब इस बार आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो देंगे हम लोग, जो है एक इनडायरेक्ट मेथड्स को कैसे यूज करते हैं हम लोग मास और टाइम में, बट उसको ज्यादा डीपली नहीं स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यही होगा हमारा कल का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।